चलो जी, लास्ट टाइम से कोई सवाल, कोई परेशानी? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कल एसेंशियल्स, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 5 बातें पढ़ी थी कि आप खुद को ऑफ़र नहीं कर सकते, ऑफ़र सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशंस ऐड की जा सकती हैं, और अगर आपने कोई कंडीशन ऐड कर दी है तो वो दूसरी पार्टी को बताना ज़रूरी है, और वो दूसरी पार्टी उसको मनोमन मानेगी तो बात बनेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उस तक बात पहुंचनी चाहिए, उसके नॉलेज में वो बात आनी चाहिए। और अगर ख़त की बात है तो हमने क्या पढ़ा था? व्हेन इट रीचेस द ऑफरिंग। और इनविटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। यहाँ से कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? पीछे वाले एरिया से कोई सवाल? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ये हमारी इक्वेशन, प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ओके? कोई सवाल है? अगर हाँ जी, अगर एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, जहाँ पे भी सेल परचेज हो रही है, जहाँ पे भी बिज़नेस इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पे भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, तो नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे लीगल बाउंडिंग है, वहाँ पे लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबिलिटी है। तो आज से ऑनवर्ड्स भी या कल से ऑनवर्ड्स भी मैंने आपसे कहा था कि हम अज्यूम करके चलेंगे अब हमेशा कि देयर इज़ अ लीगल बाइंडिंग और देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो होता भी नॉर्मली स्टाम्प पेपर्स के ऊपर ही है। अच्छा जी, एसेंशियल्स ये सारे के सारे पूरे होंगे तो एक ऑफ़र मेरी वैलिड ऑफ़र कहलाएगी। ये सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तो एक ऑफ़र मेरी वैलिड ऑफ़र कहलाएगी। एक ऑफ़र ख़त्म कब कब हो सकती है ये बताइए ज़रा। एक ऑफ़र कब ख़त्म की जा सकती है? जब वो एक्सेप्ट ना हो। मैंने आपको ऑफ़र की, आपने कहा कि मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं है, आपने रिजेक्शन दे दी, एक्सप्रेसली मुझे मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी जो स्टैंडिंग ऑफ़र थी वो ख़त्म हो गई। एक बड़ा प्यारा पॉइंट आ गया। कोई और बात इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो? ऑफर अगर पेश कीजिए और अगर कंडीशंस अच्छे तरीके से उसे समझ में आए तो भी ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑफ़र की थी, उसमें कंडीशंस थी, उन्होंने कहा यार मुझे ये कंडीशंस तो समझ नहीं आ रही हैं, तो सॉरी, गेम ओवर, मेरी ऑफ़र अब वैलिड नहीं है। और कोई? ऑफ़र हो गया कि भाई मैंने आपको ये लैपटॉप बेचना है, बेचने से पहले ये लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया, ये लैपटॉप इस काबिल नहीं रहा कि आपको सेल आउट किया जा सके, ये लैपटॉप तबाह हो गया। अब जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरी ऑफ़र भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। कब कब ऑफ़र ख़त्म की जा सकती है बताओ? लैप्स ऑफ टाइम। हमने कहा था ये ऑफ़र 10 दिन तक वैलिड है, 11वें दिन पे वो ऑफ़र ख़त्म। कुछ ऑफ़र्स टाइम स्पेसिफिक भी होती हैं, जिस तरह कॉलेजेस करते हैं, डिस्काउंट अवेलेबल है 20 डेज़ तक, तो अगर आप 21वें दिन भी आएंगे ना तो कॉलेज आपको इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ़र कब तक वैलिड थी? 20 दिन तक। जब कोई ऑफर की जाए लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई उससे अच्छी ऑफर आ जाए तो पहले वाले को रिजेक्ट। हाँ, इस तरह कभी कभी हो जाता है नॉर्मली कि हम एक ऑफ़र करते हैं या 2 लोग मिलकर एक ऑफ़र करते हैं, और जो दूसरी पार्टी है, जो ऑफरी है, वो कहता है मुझे आपकी ऑफ़र कबूल नहीं है मगर इन भाई साहब की ऑफ़र कबूल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे ज़रा अच्छा रेट कोट कर दिया है, तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा और उसकी ऑफ़र को कबूल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और कोई बात? अगर ऑफर देने वाला मर जाए या ऑफर मर जाए, ऑफ़र देने वाला मर जाए, इसके ऊपर हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा फ़िलहाल कोई और बात, कोई ज़हन में आ रहा पॉइंट? अच्छा, मैंने आपको ऑफ़र की, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 2, या कबूल कर लेंगे या इनकार कर देंगे। तो अगर आपने कबूल कर लिया तब ये ऑफ़र ख़त्म हो गई? ख़त्म होगी ना। जब आपने कबूल कर ली, ऑफ़र को एक्सेप्टेंस में ले आए, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। तो जो एग्जिस्टिंग ऑफ़र थी
वो ख़त्म हो जाएगी, वो इवॉल्व होकर किस में कन्वर्ट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो भी ऑफ़र ख़त्म हो गई। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ नॉन एक्सेप्टेंस, ऑफ़र की आपने कबूल नहीं की, स्टैंडिंग ऑफ़र मेरी ख़त्म हो गई। इसे कहते हैं एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर देना, साफ साफ कहना कि भाई हमें तुम्हारी ऑफ़र कबूल नहीं है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफ़र, आपने ऑफ़र में कुछ कंडीशंस लगाई थी, दूसरी पार्टी ने उन कंडीशंस पे कोई अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, या ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली मगर उसमें कंडीशंस को पूरा नहीं किया। मैंने कहा था कि भाई मुझे जवाब चाहिए ख़त में और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया ईमेल में, तो मेरी बात तो नहीं मानी गई, तो जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑफ़र थी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, हम रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले पहले, क्योंकि वंस एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उस एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक हम उसको रिवोक कर सकते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, अगर उसमें टाइम मेंशन्ड है और उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो टाइम जैसे क्रॉस होगा कहानी ख़त्म। अच्छा, अगर टाइम मेंशन ना हो, फिर अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कब तक हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, जब एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, नॉर्मली एक रूल होता है, लिख लें। रूल ये होता है कि अगर टाइम मेंशन्ड है तो हम उस टाइम को ध्यान में रखते हैं और अगर वो टाइम क्रॉस हो गया इट मीन्स कि हमारी ऑफ़र ख़त्म हो गई। कभी कभी बिज़नेस में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है रीज़नेबल टाइम का। ये वर्ड रीज़नेबल जो है ना, वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अनरीज़नेबल है, क्योंकि इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये आपके लिए कुछ और होगा, इनके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। कॉलेज ने एक अनाउंसमेंट की कि हम लोग प्री बैच के अंदर 20% को ऑफ दे रहे हैं, ये नहीं बताया कब तक। तो नॉर्मली कब तक चलेगी ये ऑफ़र, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट होने के 2 हफ्ते बाद तक, पहले महीने तक। अगर एक बच्चा आके कहता है कि सर मुझे एनरोलमेंट करके दें एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले उस प्री बैच में, तो क्या वो 20% का ऑफ अब उसको मिलेगा? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है रीज़नेबल टाइम का। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, जजमेंट बेस्ड है। तो अगर टाइम मेंशन है तो उस रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर हम रीज़नेबल टाइम वाली बात को लेकर आते हैं। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो एक्सेप्टेंस से ख़त्म की जा सकती है, रिजेक्शन से ख़त्म की जा सकती है, कंडीशंस पूरी ना की जाएं, डेथ हो जाए, टाइम गुजर जाए, रिवोक हो जाए, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले आप अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने बारगेनिंग की है? कभी रक्षा कराया? क्या कभी रक्षा वाले ने जो पैसे आप कहते हैं उस पर माना? आज तक बहुत मुश्किल से मानता है वो, उसकी अपनी फरमाइश हमेशा साथ अटैच होती है। लेट्स से आपने जाना है SBI से डिफेंस, आप बाहर निकले कॉलेज से और आपने रक्षा वाले को रोका और रक्षा वाले को कहा कि यार 500 रुपया दूंगा, मुझे डिफेंस छोड़ो। इतनी सी मिसाल में बताइए ऑफरर कौन है? ऑफरर कौन है इसमें? आप। ऑफरी कौन है? रक्षे वाला। क्या रक्षे वाले को कोई कंसिडरेशन मिलेगी? क्या मिलेगी? कितने मिलेंगे? 500। और आपको क्या मिलेगी? राइट, आपने वहाँ तक जाना है। अच्छा, आपने कहा 500 रुपया लो, मुझे डिफेंस छोड़ो। रक्षा वाले ने कहा साहब जी बात ऐसी है कि 500 तो मुश्किल है, आप मुझे 700 रुपया दे दें, आप मुझे 700 रुपया दे दें। अब मुझे बताइए, क्या रक्षे वाला आपको 700 की ऑफ़र करा रहा है या नहीं करा रहा?
करवा रहा है। अब रक्शे वाला जब उसने आपके साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी है तो पार्टीज स्वैप होना शुरू हो जाती है। उस वक़्त जब आप बाहर गए थे तो आपने कहा कि भाई बात सुनो, जाना है 500 रुपये दूंगा, उस वक़्त आप कौन थे? ऑफरर। जब उसने कहा नहीं 500 नहीं 700, तो अब ऑफरर कौन बन गया? रक्शे वाला। और आप कौन बन गए? ऑफरी। अब आपने मानना है कि आप 700 में चलेंगे या नहीं जाना चाहते। आपने कहा नहीं 700 बहुत ज़्यादा, 600 कर लो। अब वापस से कहानी पलटेगी। अब आप कौन है? ऑफरर। और वो कौन है? ऑफरी। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ये क्या है? काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग। जब काउंटर ऑफर शुरू हो गई ना तो जो एग्जिस्टिंग ऑफर थी 500 रुपये वाली वो ख़त्म हो गई। जब उसने 700 कहा तो 500 वाली बात ख़त्म। जब आपने 600 कहा तो 700 वाली बात ख़त्म। तो काउंटर ऑफर से भी आपकी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर इन रिस्पॉन्स टू अनदर ऑफर, ऑफर के बदले ऑफर। इसको हम बार्गेनिंग भी कह सकते हैं। जो आपकी ओरिजिनल ऑफर थी उसके बदले अगर कोई और ऑफर आए दूसरी पार्टी की तरफ से, ऑफरी की तरफ से, तो वो कहलाती है आपकी काउंटर ऑफर। ये बात क्लियर हो गई? इससे भी मेरी जो एग्जिस्टिंग ऑफर है वो ख़त्म हो जाएगी। डन? चलें ये बताएं, एक सिंगर है बहुत मशहूर, उसका नाम है मिस्टर असलम। उन्होंने वादा किया था कि इनकी शादी के ऊपर गाना गाएंगे। ऑफरर कौन है? ये भाई। फरमाइश किनकी होगी? इनकी। ऑफरी कौन था? असलम। फंक्शन था फरवरी की 26 तारीख को। 24 को उस असलम भाई की डेथ हो गई। क्या ऑफर वैलिड है या नहीं? ऑफर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफरी की डेथ हो गई है। क्या हम उसके घर वालों को ये कह सकते हैं कि आओ और आके गाना गाओ? नहीं। कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक होती हैं, जो कि सिर्फ वही बंदा पूरी कर सकता है, उसके अलावा पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर वादा ये होता कि मिस्टर असलम ने इन भाई को लैपटॉप बेचना है अपना 26 तारीख को और 24 को उनकी डेथ हो गई, तो फिर ये भाई फैमिली को कह सकते हैं कि वो लैपटॉप मुझे बेचो। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और ऑफरी की डेथ हो जाए, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो और ऑफरी की डेथ हो जाए, तो जो एग्जिस्टिंग ऑफर है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो और ऑफरी की डेथ हो जाए तो हम वो ऑफ़र पूरी करवा सकते हैं। अब इसके आगे एक और पॉइंट है, पहले मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई? स्पेसिफिक अगर ना हो तो हम दूसरी पार्टी को, उसके घर वालों को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फोर्स कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं 2 केस रखूँगा। एक है मिस्टर जैन और एक है मिस्टर दाऊद। जैन ने ऑफर की दाऊद को कि 3 मिलियन की गाड़ी बेचनी है। कब ऑफर की? 15 जनवरी को। और ऑफर करने के बाद ये भाई की डेथ हो गई है 18 जनवरी पे। इस भाई ने ऑफर कबूल की है 20th पे। इस भाई ने ऑफर कब कबूल की है? 20th पे। और 20th पे ही इसको पता चला कि जैन की डेथ हो गई है। डेथ के बारे में जो इंफॉर्मेशन आई वो कब आई है? 20th पे। एक केस ये और दूसरा केस ये है कि जब इन्होंने 20th पे कबूल किया तब इनको डेथ के बारे में नॉलेज नहीं थी। अब बताइए किस केस में ऑफ़र कायम रहेगी, किस केस में ऑफ़र कायम नहीं रहेगी? ज़रा दिमाग चलाएं। 15 को ऑफ़र हो रही है, 20 को भाई कबूल कर रहे हैं, बीच में 18 तारीख को इनकी डेथ हो गई है। केस नंबर 1, जब इसने कबूल की तो इसको इन्फॉर्मेशन थी कि इसकी डेथ हो गई है।
केस नंबर 2, जब इसने कबूल की तो इसको नॉलेज नहीं था कि इसकी डेथ हो गई है। पहले वाले में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, बताएं। इसमें डेथ किसकी हो रही भला? जैन की। जैन कौन है? ऑफरर। ऑफरर। बताएं। पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या है? डेथ और इंसैनिटी, इफ फैक्ट ऑफ हिज डेथ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? दाऊद। बिफोर एक्सेप्टेंस। अब इस रूल को सामने रखते हुए बताइए किस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। पहले वाले में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, दूसरे वाले में बन गया। ये कहता जाने एग्जैक्टली। अगर तो दूसरी पार्टी को नॉलेज है कि पहली पार्टी की मौत हो चुकी है और नॉलेज होते हुए भी वो कबूल कर गया, तो इट मीन्स कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। और अगर उसको नॉलेज नहीं थी और उसने कबूल कर लिया और उसको बाद में पता चला, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और फिर ये किससे क्लेम करेगा? किससे लेगा? फैमिली से लेगा। और फैमिली को हम लोग प्यार से कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बातें क्लियर है? ये प्रूफ कैसे होगा? ये प्रूफ अदालत करेगी, वकील करेंगे, उसका डेथ सर्टिफिकेट करेगा। आप और मैं प्रूफ नहीं कर सकते। आपने और मैंने बस इतना बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर क्या होगा वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। मान जी, लैप्स ऑफ ऑफर की सारी कंडीशन समझ आती हैं। पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि वंस एक्सेप्टेंस हो गई तो वो प्रॉमिस, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कहानी बदल जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम, अगर तो टाइम मेंशन्ड है तो उस टाइम के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? रीज़नेबल टाइम। कोई कंडीशंस अटैच्ड हैं और वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, ऑफर मेरी ख़त्म। काउंटर ऑफर आ गई है, एग्जिस्टिंग ऑफर ख़त्म। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली उसको रिजेक्ट कर दिया, कहानी ख़त्म। डेथ और इंसैनिटी के केस में ये मिसाल आपके सामने मौजूद है कि उसकी नॉलेज में कब आई बात और कब नहीं आई। और अगर स्पेसिफिकली हो तो पता चाहे बाद में चले या पहले चले, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंसैनिटी। इसका मतलब क्या होगा? पागलपन। बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए। रेवोकेशन की अब आप एक काम कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के पहले 26 सवाल बआसानी कर सकते हैं। इस चैप्टर के पहले 26 सवाल आप बहुत आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। नहीं, याद नहीं करने, ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर आपको समझ आ गई ये बात, अब जिस तरह ये वाली मिसाल है, ये आप ही की इसका क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है, जिसने मुझे कॉन्सेप्ट दे दिया, अब फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट अगर हो, आपने यहाँ से पॉइंट पढ़ा, आपको पॉइंट समझ आ गया। अब आप बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए गए इस वर्कबुक के ऊपर, आपको इस तरह का एक सवाल मिल गया, आपके माइंड में फ़ौरन से ये कॉन्सेप्ट याद आ गया कि हाँ यार, अगर ये हो तो मेरी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से है, ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम के सवालों को अटैम्प्ट कर सकें। तो पहले 26 सवाल आपके लिए ईजी हैं। एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 19 से 26 तक जल्दी से पढ़ लें। अगर कोई मसला है किसी सवाल में तो ज़रा पूछिए, फिर हम एक्सेप्टेंस को स्टार्ट करते हैं। ऑफ़र हमारी ख़त्म हो गई है, ऑफ़र की तमाम बातें हम लोगों ने कर ली हैं। किसी के पास नहीं है तो मुझसे ले लें। बताओ यार, आपके पास नहीं है, अल्लाह के बंदे बोलते क्यों नहीं हो? क्यों शर्माते हो? शर्माना नहीं करना। हम लोगों ने क्लास में शर्माना नहीं है। अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है आपकी, इजी हो जाओ, बिल्कुल इजी हो जाओ।
दुल्ला पॉज कर दो जी। ऑफर आपको समझ आई? ऑफर से कोई सवाल? ऑफर ऑल ओके हो गया? पक्की बात है, ऑफर में कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? डन, सारी बातें समझ आ गई ऑफर की। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस। आज क्या पढ़ना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती थी? कुछ याद है किसी को? क्या थी एक्सेप्टेंस? जब एक ऑफर के बदले दूसरी पार्टी कबूल कर ले तो वो क्या कहलाती है? एक्सेप्टेंस। दूसरी पार्टी का नाम क्या था? ऑफरी। पहली पार्टी का नाम क्या था? ऑफरर। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, किसको दी जाती है प्रपोजल? ये ऑफर ऑफरी को। सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी असेंट को सिग्निफाई कर दे, यानी कि वो अपनी असेंट को यस कर दे, ओके कर दे, कबूल कर ले। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो ऑफर की डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ऑफर में क्या था? टू डू, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, विलिंगनेस, वो सारी बातें वहाँ पे थी। इसमें क्या है? टू द पॉइंट, सिंपल। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, हमने जब जिस शख्स को प्रपोजल की उसने सिग्निफाई कर दी अपनी असेंट, तो वो वाली प्रपोजल माना जाएगा कि वो क्या हो गई है? एक्सेप्टेड। तो फिर क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस तरह ऑफ़र के आप लोगों ने एसेंशियल्स पढ़े थे, वो सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तो एक ऑफ़र मेरी वैलिड ऑफ़र कहलाती है। सेम यहाँ पे भी है कि जब एक्सेप्टेंस के सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तो उस वक्त मैं कहूँगा कि ये एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पूरे हो गए हैं और अब ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई है। बातें कुछ कुछ आपको याद भी हैं, कुछ बातें कॉमन भी हैं, देखते हैं। याद है वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सर्टन हो और डेफिनेट हो, सर्टन और डेफिनेट हो। यहाँ पे है एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो, एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे अपने नोट से भी, एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो। आपको याद हो हम लोगों ने कहा था कि अगर हम कोई कंडीशन ऐड करके भेजते हैं ऑफर में तो दूसरी पार्टी को वो चीज़ एज इट इज़ माननी पड़ेगी। दूसरी पार्टी अपनी कोई कंडीशन बीच में अटैच नहीं कर सकती। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल। अच्छा, अगर दूसरी पार्टी कोई कंडीशन ऐड कर दे, सोच के बताइएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा काउंटर ऑफर। 500 रुपये कहा था ना, उसने कहा नहीं 500 नहीं 700। मेरी कंडीशन क्या थी? 500, उसने कहा नहीं सर 700। तो वो जाने को तो तैयार है मगर रेट उसने अपना बढ़ा दिया है। तो अब ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, मान गया कि मैंने जाना है मगर 500 में नहीं जाना, तो उसकी तरफ से क्या बन जाती है? काउंटर ऑफर। तो अगर एक्सेप्टेंस पार्टी जो है, जो दूसरी पार्टी है, जो ऑफरी है, अगर वो कोई बीच में अपनी कंडीशन ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। पंजाबी में कहते हैं अपनी अपनी क्या तलना, अपनी क्या तलना, पंजाबी में कहते हैं कुछ, अपनी लुच तलना। तो अगर दूसरी पार्टी अपनी कोई बात बीच में ले आए तो वो क्या होगी? काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। हाँ, acceptance must be absolute and unconditional. If any condition is imposed on acceptance then it would be called counter offer. तो फिर valid acceptance नहीं होगी, उसने अपनी शर्त ऐड कर दी है तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगी। बात समझ आती है? क्या हमें एक्सेप्टेंस ऑफर के लैप्स होने से पहले देनी चाहिए या बाद में देनी चाहिए? पहले देनी चाहिए, तभी जाके वो वैलिड मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर। पहला पॉइंट क्लियर है? चौथा पॉइंट क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्या कोई बंदा एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको ऑफर के बारे में इल्म ही ना हो? नहीं। तो एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी क्या है? कि उसको ऑफर की नॉलेज हो। बेहतरीन हो गया। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ
एक्सेप्टेंस। जब वो अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा है तो उसको सारी बात पता होनी चाहिए, उसको सारी बात पता होनी चाहिए। अगर उसको सारी बात पता नहीं है, अगर वो कंप्लीटली अवेयर नहीं है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, उस वक्त वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। ओके, एक्सेप्टेंस आपको याद हो हम लोगों ने कहा था, ऑफ़र के बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर उस टाइमलाइन के अंदर है तो उसी के अंदर हमें रह के कबूल करना चाहिए। यहाँ में भी कुछ ऐसी बात लिखी हुई है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीज़नेबल मोड। मैंने कहा कि जवाब मुझे चाहिए ईमेल का, ईमेल पे, दूसरी पार्टी ने जवाब दे दिया ख़त पे, क्या करूँ मैं? कॉन्ट्रैक्ट है 1 बिलियन का, मैंने शर्त ये रखी थी कि मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, मुझे तुमने इसका जवाब ईमेल पे ही देना है, मगर जवाब आ गया ख़त पे, और कॉन्ट्रैक्ट है 1 बिलियन का, मेरी कंपनी को करोड़ों का मुनाफा होने वाला है, तो मैं क्या करूँ? इस ज़िद के पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँ? मुझे क्या करना चाहिए? इस एक ज़िद के पीछे सब कुछ ख़त्म कर दूँ? तो एक बाशऊर इंसान क्या करेगा? सोचें। उसको दोबारा ट्राई करेगा, उसको दोबारा कहेगा, उसको याद करवाएगा कि यार मैंने तुम्हें कहा था इसका जवाब मुझे ईमेल पे देना है। और अगर वो फिर जवाब मुझे ना दे, फिर क्या करूं? 1 बिलियन, करोड़ों का मुनाफा, क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? लेट्स सपोज कहता जाए वो नहीं कर रहा, फिर एट द एंड क्या होगा? वो बेचारा खामोश होके मान जाएगा, वो बेचारा खामोश होके मान जाएगा। क्यों? कंपनी को मुनाफा हो रहा है करोड़ों का, बेशक 100 रुपये का क्यों ना हो, मुनाफा तो हो रहा है ना। तो एक रूल ये होता है कि अगर आपने कोई कंडीशन बीच में डाली और दूसरी पार्टी ने उस रीज़नेबल मोड को, ये बेसिकली ये मोड है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, लेटर, ख़त, सारी बातें, फैक्स, SMS, व्हाट्सएप, अगर उसने उस रीज़नेबल मोड या रीज़नेबल मैनर पे काम नहीं किया, आपकी फरमाइश पे काम नहीं किया, तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसको एहसास कराते हैं कि यार मैंने आपसे वो मोड कहा था, वो मैनर कहा था, उस पर कर दो बात। और अगर वो पार्टी फिर खामोश है तो फिर हमें बाहालत मजबूरी कबूल कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ़ायदा किसको हो रहा है? हमें ही हो रहा है। तो इसको कहते हैं डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? डीम्ड एक्सेप्टेंस। खामोशी से कबूल कर लेना, खामोशी से कबूल कर लेना, खामोशी से कबूल कर लेना कहलाता है डीम्ड एक्सेप्टेंस। भाई मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने टेस्ट देने के लिए आना है मंडे को, 1 मंडे गुजरा, आप लोग नहीं आए, दूसरा हफ्ता आ गया, आप लोग नहीं आए, तीसरा हफ्ता आ गया, आप लोग नहीं आए। एट द एंड क्या होगा? मैं कहना बंद हो जाऊंगा और मैं मान लूँगा कि आप लोगों ने अपने पेपर के साथ जो करना है उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं। अब ये जो चीज़ मैंने मान ली है ना, ये मेरी डीम्ड एक्सेप्टेंस है कि भाई अब आप जाने और आपका इम्तहान जाने, अब मैं उससे बाहर हो गया हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो अगर तो ऑफरर कोई मोड बता दे, अगर तो ऑफरर कोई मोड बता दे कि भाई मुझे इस तरीके से तुमने रिप्लाई करना है और दूसरी पार्टी उस तरीके से रिप्लाई ना करे, तो ऑफरर 1 दफ़ा 2 दफ़ा उसको इंसिस्ट करेगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, और अगर वो बाद में भी नहीं मान रहा तो इट विल बी कॉल्ड डीम्ड एक्सेप्टेंस। वो खामोश हो जाएगा और एग्री हो जाएगा कि ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या करूं? मैंने बस ख़त लिख दिया, उसमें नहीं बताया कि जवाब ईमेल पे दो, फैक्स पे दो, ख़त पे दो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, तो फिर क्या होगा? फिर जैसे नॉर्मल बिजनेस चलता है उस तरह की ट्रांजैक्शंस जैसे होती हैं वही उसका रीज़नेबल मोड, रीज़नेबल मैनर माना जाएगा। हम पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी
एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड। एक्सेप्टेंस जो है, अगर तो आपने स्पेसिफाई कर दिया और दूसरी पार्टी ने उसकी लाज नहीं रखी है तो वो एक दफ़ा उसको इंसिस्ट करेगा, और अगर वो इंसिस्ट करके थक गया, इफ़ ही फेल्स टू इंसिस्ट और उसने बस मान लिया कि यार बस अब बहुत हो गई है, तो इट विल बी कॉल्ड डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कोई मैनर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो फिर वो मोड, वो मैनर माना जाएगा जो कि नॉर्मली उस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शंस में चलता है, इस्तेमाल होता है। सर ये 4 बातें क्लियर हैं? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर कंडीशंस ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस कब हो सकती है? ऑफर के लैप्स होने से पहले। जो बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा है उसको कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए, और मोड अगर डिसाइडेड है तो उस पर किया जाए, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो जो बिजनेस में नॉर्मली चलता आ रहा है। अगर डिसाइड कर लिया था और दूसरी पार्टी उस पर नहीं मानती तो फिर इंसिस्ट करेगा कुछ टाइम, और उसके बाद वो उसको कबूल करना पड़ेगा। इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या ये ज़रूरी है कि वो हमेशा ही डीम्ड की तरफ जाएगा, या वो इनकार भी कर सकता है? इनकार भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उसको मानेगा ही। ये उसकी क्या है? जजमेंट, ये उसकी सोच है, ये उसका दिमाग है कि वो मानता है या वो नहीं मानता। अगर मान गया, इट विल बी कॉल्ड डीम्ड एक्सेप्टेंस। ये 4 बातें क्लियर है? किताब से पढ़ लें। फिर हम आज की आखिरी बात करते हैं। जी पढ़ लिया? यहाँ भी पढ़े हैं क्या? अभी आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वही हमारी आखिरी बात है। मैंने 4 बातें कही ना, वो 5वीं बात। वहाँ तक हो गया। अब तो यहाँ पर आए। ए ने एक ऑफर की, बी को ख़त लिखा, ख़त भेजा 10 तारीख को, बी को मिला 15 तारीख को। मुझे बताइए ऑफ़र कब पूरी हो रही है? 10 को या 15 को? कोई पक्की बात है? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। बी ने एक्सेप्टेंस का ख़त लिखा 18 तारीख को और पहुंचा 23 तारीख को। मुझे बताइए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है बी के लिए? 23 को। यानी कि ऑफ़र कब गई? 15 को, यानी कि 15 को पूरी हो रही है ना। और एक्सेप्टेंस ये कब हो रही है? 23 को। किसके लिए? किसके लिए? बी के लिए।
एक सवाल पूछूं आपसे, परेशान तो नहीं होंगे? एक्सेप्टेंस ए के लिए कब पूरी हो रही है? इसी मिसाल में बताइएगा, एक्सेप्टेंस ए के लिए कब पूरी हो रही है? 23 को तो ए के पास खत आया जिसमें लिखा हुआ है कि बी मान गया है, वो तो बी के लिए पूरी हुई है। ए के लिए कब पूरी हुई है? कौन कह रहा है 23 को? 23 को ए के लिए एक्सेप्टेंस तब होगी, लेकिन अगर वो 23 को वो वापस उसके पास आ जाता है काफी दो कुछ भी, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब सुनिएगा, सुन लें। रूल क्या है? रूल ये है, ऑफ़र के केस में हम सिर्फ ए की डेट लेते हैं, वो ये वाली डेट होती है जब पहुंच गया। ये बात तो पता है ना। एक्सेप्टेंस के लिए कानून ये कहता है कि बी के लिए और ए के लिए 2 डिफरेंट डेट्स होंगी, 2 डिफरेंट डेट्स होंगी। जब बी ख़त डाल के आएगा, जब उसने ख़त पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तो उस वक़्त ये मिस्टर ए बाउंड हो जाता है, ये मिस्टर ए बाउंड हो जाता है। कौन बाउंड हुआ है? मिस्टर ए। और जब ख़त ए के पास पहुंचेगा तो कौन बाउंड होगा? बी। एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन में एक नहीं 2 डेट्स हैं। ऑफ़र के लिए एक ही डेट है, ऑफ़र के लिए एक ही डेट है, मगर एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स हैं। बी के नज़दीक एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? बी के नज़दीक 23 को, और ए के नज़दीक कब पूरी होगी? 18। ऐसा क्यों? दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, कैसा क्यों हो रहा है? ए ने ऑफ़र की थी बी को कि यार मेरे पास 50 लैपटॉप पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें ये 50 लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, बताओ तुम कबूल करते हो या नहीं करते हो? बी ने कहा मुझे कबूल है। बी वो ख़त डाल कर आ गया। अब ख़त ने पहुँचना है 23 तक। ए कब तक बेचारा इंतज़ार करे? ए कब तक बेचारा इंतज़ार करता रहे? कानून ये कहता है जैसे ही उसने ख़त डाला होगा ना पोस्ट बॉक्स के अंदर, उसने ए को बाउंड कर दिया है। अब वो 50 लैपटॉप बी ख़रीदना चाहता है। अगर वो ए किसी और को बेच दे तो बी तो बेचारा गया, बी बेचारा तो फारिग हो गया, उसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। तो कानून ने कहा कि एक्सेप्टेंस के लिए 2 डिफरेंट डेट्स आपने लेकर चलनी है। एक्सेप्टर के लिए और होगी और दूसरी पार्टी के लिए और होगी। ऑफरर के लिए और होगी और ऑफरी के लिए और होगी, मगर ऑफर के केस में वो हमेशा सेम डेट होगी। इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी सुनना है। जिसके पास ख़त है ना, जिसके पास ख़त है वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड होगी। इस केस में ख़त किसके पास था? तो बाउंड कौन हो रहा है? ख़त पहुंचा किसके पास? बाउंड कौन होगा? बी। एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स, मगर ऑफर के लिए 1 डेट। एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स, ऑफर के लिए 1 डेट। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये किसका रूल है? पोस्टल रूल है। दिस इज व्हाट? दिस इज पोस्टल रूल। दिस इज पोस्टल रूल। अब जो आपका अगला पॉइंट है ना, 5th पॉइंट, उसके एंड पे कुछ लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जरा पढ़िएगा, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। मुझे बताइए इसमें से प्रपोजर कौन था? ऑफरर कौन था? ए। तो ए के लिए कब पूरी हो रही है? व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन 18। और बी के लिए कब पूरी हो रही है? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। वो कब है? 23 तारीख। तो अगेंस्ट, एज पर, इसका मतलब होता है उसके लिए, उसके नज़दीक या उसके लिए। ये बातें समझ आती हैं?
ये पूरे चैप्टर की 2 टेक्निकल बातें हैं। इस पूरे चैप्टर में कोई और टेक्निकल बात नहीं है सिवाय इन 2 बातों के कि ख़त डाल कौन रहा है और कौन सी पार्टी बाउंड हो रही है। मैंने आपको तरीका बता दिया, जिसके हाथ में ख़त है ना वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड होगी, वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड होगी। ख़त पहुंचा 23 तारीख को, ख़त किसके हाथ में है तो बाउंड कौन हो रहा है, डेट कौन सी है 23। बी ने ख़त डाला, बाउंड कौन होगा ए, डेट कौन सी है 18। तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है, ए के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है 18 को, और बी के लिए कब हो रही है 23 को। ये बात याद रह जाएगी। अच्छा अगली बात, व्हाट इज नेगेटिव कन्फर्मेशन। व्हाट इज नेगेटिव कन्फर्मेशन। आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा, एक हीरो अपने हीरोइन को खत लिखता है, तुम अगर रात 10 बजे छत में ना आई तो मैं मान लूंगा कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ऐसा होता है मूवीज में, इस तरह होता है कि एक हीरो खत लिखता है अपनी हीरोइन को कि तुम अगर रात को 2 बजे टेरेस पे ना आई तो माना जाएगा कि तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने वो ख़त लिख के रवाना कर दिया। वो ख़त पहुंच गया लड़की के बाप के पास, तो वो टेरेस पे कौन आएगा, बाप आएगा। अच्छा क्या वो ख़त लड़की तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। क्या उसको पता है कि पीछे कार्रवाई क्या डली है, नहीं। तो क्या वो छत वो आएगी, नहीं। और अगर वो ना आई तो हीरो क्या मान लेगा कि सच है, तो ये गलत बात नहीं होगी। फिर उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, और उसका ना आना हीरो की नज़र में माना जाएगा कि उससे प्यार है, और प्यार उसके बाप से हो गया, और प्यार उसके बाप से हो गया। और फिर आगे आपको पता क्या होगा। इसे कहते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन होती है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो माना जाएगा कि तुम्हें मंजूर है। अगर तुमने मेरे ख़त का जवाब ना दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें मेरी ऑफ़र कबूल है। अगर तुमने मेरे ख़त का जवाब ना दिया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हें मेरी ऑफ़र कबूल है। कानून ये कहता है कि एक्सेप्टेंस इस तरीके से आपने नहीं लेनी। ये है आपकी नेगेटिव कन्फर्मेशन। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम इट विल बी प्रिज्यूम्ड, माना जाएगा कि आपकी बात काबिले कबूल हो चुकी है। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन अलाउ नहीं है, नेगेटिव कन्फर्मेशन अलाउ नहीं है। समझ आ गई, भाग जाए। डन क्या, हाँ उठा लो।